हेलो माय फ्रेंड्स। नाउ आज इस वीडियो में हम जो हमारी बायोलॉजी की क्लास है, बायोलॉजी क्लास 12th और एनआईओएस की जो क्लास है, एनआईओएस क्लास 12th का ये पार्ट कौन सा रहने वाला है? पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है। आज इसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो हमारे सेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स और आएंगे। ठीक है। तो ये जो पूरी का पूरा चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो ये काफी इसमें मैं इसीलिए इसको सेगमेंट्स में बना रहा हूँ ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो। आपने देखा होगा वीडियोस जो है काफी लंबी जा रही हैं, और बिकॉज आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स लाइक हाउ दे आर गोइंग एंड हाउ यू कैन डू एंड हाउ कैन यू नो काफी मतलब थॉरोली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए वीडियोस भी लंबी जा रही हैं। ठीक है। तो आप देखिए, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन कंट्रीब्यूट योर पार्ट एज वेल। यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। आई नो दिस कम्युनिटी इज so very small, but a time will come when this community will be so huge. ठीक है। and this community will be having a lots of people as well। बहुत सारी इसके मेंबर होंगे, तो आप अपना जो पार्ट है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब। यू हैव टू सब्सक्राइब, ओके। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन लाइक द वीडियो एज वेल, सो दैट कि चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच मिले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जो है हेल्प हो। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए चालू करते हैं वीडियो को, क्लास को। ठीक है। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। Now again, I would like to say sorry, ठीक है, for the background knowledge that you are receiving along with my voice। ठीक है। तो again मैं सॉरी चाहता हूँ उसके लिए कि आपको बैकग्राउंड नॉइज का सामना कर रहा है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई सेल्फ बेस्ट टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल, ओके। So please cooperate with me, please, please, okay, kindly cooperate with me, so that आपको भी प्रॉब्लम ना हो, एंड आई कैन ऑल्सो टीच वेरी स्मूथली एंड आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट यू पीपल कैन राइट इन योर एग्जाम वेरी फ्लुएंटली और वेरी स्मूथली विद सो मच ऑफ कंटेंट। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, वीडियो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी रीडिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ यू मस्ट हैव दिस आइडिया लाइक व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं, राइबोसोम हो गया। ठीक है। पैरिसोसोम हो गया या प्रोक्सिसोम पैरोक्सिसोम हो गया। ठीक है। और ग्लायोक्सिसोम हो गया। तो ऐसी काफी सारी जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले, उनकी चीजें में उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली वी विल बी रीडिंग हियर नाउ अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम, ये कहीं ना कहीं जो है सेल के ही पार्ट है। ठीक है। द मेम्ब्रेन हैज द सेम स्ट्रक्चर एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट राइबोसोम डू नॉट हैव मेम्ब्रेन्स। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे। ठीक है। राइबोसोम कहीं ना कहीं सिंथेस प्रोटीन को सिंथेसिस करने में लगे हुए होते हैं। ठीक है। गोल्गी बॉडीज जो है वो भी कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करने में लगी हुई होती हैं। ठीक है। अपनी डेस्टिनेशन तक जो प्रोटीन होती है, जो भी जितनी भी जो एनर्जी वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको अपनी डायरेक्शन देती हैं, उनको डेस्टिनी तक पहुंचाती हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में ही काम में लगा रहता है और उनको स्टोर करने में लगा होता है ताकि सेल जो है ना बाद में उनको यूज कर सके। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है। दीज थ्री ऑर्गेनल्स ऑपरेट टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। ठीक है। नाउ मैंने जो ना ये पिक्चर भी अटैच कर दिया सो दैट यू पीपल हैव गुड amount of kind of imagination in your mind, so that you people can write in your exam with the help of this diagram। now centro centrosome, ठीक है, प्रोक्सिसोम या पैरोजिसोम भी बोल सकते हैं भाई। मैं आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, बट मैं पैरोजिसोम बोलूंगा। ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं इसको, ये वाली गोल्गी बॉडी है। ठीक है। लेट मी रिड्यूस द साइज ऑफ द पेन, ओके। द सेक्रेटरी वैक्यूल्स है ये। ठीक है। वोक्यूल जो जिसमें से जो है सिंथ मतलब सीक्रेशन होता है सब्सटेंसेस का। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में अंदर वाला, ये जो आप ब्लू येलो कलर की चीजें देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी हाउस, यानी हम बोल सकते हैं द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लाइक स्मूथ वाला वो होता है जहां पर जो है ना ये आपको जो लाइसोसोम, ये जो बिंदु दिख रहे हैं ना, ये लाइसोसोम है, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है।
ये आपको समझना होगा। सॉरी, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम। ठीक है ना? हाँ, राइबोसोम होते हैं ये। हाँ, राइबोसोम होते हैं। और ये देखिए, ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर। और ये सीलियम है। सीलियम जो सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं, कहीं ना कहीं सेल को मूवमेंट करने में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज होती है। ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये सेंट्रियोल है, और ये राइबोसोम है, द काइंड ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ बॉल्स। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है पूरा का पूरा, और ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। आई बी टीचिंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस कंप्लीट। ठीक है, सो यहाँ पर आप जस्ट निहार लीजिए चित्र को। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ इट एज वेल। ठीक है, अब ऊपर दिखाता हूँ क्या है ये है पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है इसके राइजोम, राइबोसोम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्मूथ है, यहाँ पर आपको कोई भी बिंदु नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियर का एनवलप है। मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर यहाँ से होते हैं, जहाँ से सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं, इनका आउट गोइंग एंड इन, मतलब कमिंग एंड आउट गोइंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप सिस्ट्रोनल स्पेस देख सकते हैं, ये एक स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पर आप सिस्ट्रोन देख सकते हैं। ठीक है, चले आगे चलिए। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, मतलब तीनों को साथ में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं अब इसकी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ। स्ट्रक्चर, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विद थिकनेस ऑफ दिस इतना एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है मेजरमेंट की। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, जब इसके साथ राइबोसोम अटैच्ड होते हैं तब इसको रफ बोल देते हैं, जब नहीं होते उसको स्मूथ बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो ना सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, देखिए टी एच आएगा यहाँ पर, टी थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और और किसके साथ, साइटोप्लाज्म में रहता है ये। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये एक तरीके से इंटरनल फ्रेमवर्क तैयार करता है। ठीक है, रिएक्शंस होती हैं इसके सरफेस पर। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है। और जो सेल में अदर मटेरियल्स होते हैं जिनको बाहर भेजना होता है, लेकर आना होता है, वो सारी चीजें यहीं से होती हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, और स्मूथ वाला स्टेरॉइड को सिंथेसिस करता है, और कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर भी करता है। ठीक है, एनर्जी के तौर पर जो कहीं ना कहीं यूज होते हैं सेल में। ठीक है, यानी अगर आप सेल का एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे ना, उसमें हर एक का एक अलग डिफाइंड वर्क है, और वो अपना जो काम है ना बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। और तभी हमारी जो पूरी बॉडी है ना, वो कहीं ना कहीं मूव कर पाती है, चल पाती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने मतलब समझना पड़ेगा। अब गोल्गी बॉडी एक तरीके का ये स्पेस होता है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा का पूरा जो गठरा होता है ना, पाइल पाइल गठरी होती है, इस तरीके का होता है। ये देखिए गोल्गी बॉडी, कहाँ गई गोल्गी बॉडी, ये देखिए, ये पाइल अप होती है, एक तरीके से एक के ऊपर एक गठरी बंधी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अ, इनकी जो थिकनेस होती है वो एकदम ऐसी होती है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। ठीक है, अब मगर इनकी जो साइज और शेप होती है वो डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे हैव अ डिफरेंट साइज एंड शेप। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक छोटी है, एक बड़ी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, समझ भाई? चले, अब एनिमल, इन एनिमल सेल्स, इसमें कहीं ना कहीं 3 से 7 जो है इनके नंबर होते हैं। प्लांट सेल में काफी सारी होती हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती हैं, स्कैटर्ड प्रेजेंट होती हैं, एक जगह पर दूसरी जगह पर, मतलब पूरे के पूरे सेल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिंथेसिस और सीक्रेशन एज एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं ये मदद करते हैं। ठीक है, और अदर मेम्ब्रेन भी कहीं ना कहीं बनाते हैं, लेकिन बनाना और बिगाड़ना, बनाना बिगाड़ना तो ऐसे ही चलता रहता है। सच एज लाइसोसोम, ठीक है, जैसे कि लाइसोसोम का काम होता है। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। एक्रोसोम, एक्रोसोम एक तरीके का, ये भी देखिए यहाँ पर लिख रखा है, इज अ कैप लाइक ऑर्गेनल ऑन द फ्रंट ऑफ द स्पम। स्पम सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो स्पम हम आगे पढ़ेंगे स्पम के बारे में। ठीक है, डाइक्टोसोम सिंथेसाइज वॉल एलिमेंट लाइक पैक्टिन और म्यूक्लेज।
ठीक है। ये पैक्टिन एक तरीके का सैकराइड मतलब शुगर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रखा है अ सॉलेबल सॉलेबल, ठीक है। सॉलेबल जेल लाइक एक काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है जो कहीं ना कहीं हर फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है, जैम एंड जेली वगैरह में। तो ये एक तरीके का ये होता है पैक्टिन और म्यूक्लेज, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब देखिए यहाँ पर राइबोसोम की अगर हम बात करें, ये स्पेरिकल होते हैं ये ऑब्वियसली, ठीक है। इनका जो डायमीटर होता है 150 से 250 जो एंगस्ट्रोम होता है, एक मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। अब ये जो बने हुए होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए से बने हुए होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं, जिन्हें हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ठीक है। या तो ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है अंदर सेल के, उसमें फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। या फिर अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। और ये जो ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इनका फंक्शन ये होता है, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका, आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम के बारे में। और आपको ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, आप एक बार उसे हाईलाइट करके और आप अपने एग्जाम के समय पर वही पढ़ सकते हैं, देन यू विल बी फ्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रो बॉडीज की। हमारे सेल में काफी सारी माइक्रो बॉडीज पाई जाती हैं, अब उनका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, ठीक है। दिखने के लिए छोटी हैं वो, मगर उनका भी काफी बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे कि लाइसोसोम हो गया, ठीक है, पैरोक्सीसोम हो गया, या फिर ग्लायो ग्लायोजिसोम हो गया, ठीक है। ग्लायोक्सिजोम भी बोल सकते हैं, मगर मैं तो ग्लायोजिसोम ही बोलूंगा, ठीक है। लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम और या फिर या पैरिसोसोम भी बोल सकते हैं इसे। लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम और ग्लाइसोसोम, ठीक है। चलते हैं आगे, लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, सोमा मतलब बॉडी, किसी एक बॉडी को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। हर सेल में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट में भी ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे परफॉर्म इंटरसेलुलर डाइजेशन, कहीं ना कहीं डाइजेशन का काम होता है। अब डाइजेशन क्या होगा? कोई प्रोटीन वगैरह, कोई मतलब ग्लूकोज लाइक सब्सटेंस होगा, उनका ही कहीं ना कहीं ये जो है क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। पैक्टिन जैसे सब्सटेंस को भी सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। पैक्टिन एक तरीके से जेलेटिन, जेल के जैसा ही तो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो किसमें पाया जाता है? गोल्गी बॉडी में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चीज है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे डिस्चार्ज ऑफ डेब्रिस यहाँ पर लिखा है, डिस्चार्ज ऑफ वॉक्यूल, ठीक है। यहाँ पर फैगोसाइटोसिस, अब ये फैगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस मैंने आपको बता रखा है। फैगो यानी बड़े बड़े सब्सटेंस को जब सेल अपने अंदर की साइड लेता है और उसको सिंथेसाइज करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, देन लाइसोसोम वर्क हियर, ठीक है। लाइसोम वर्क हियर, ठीक है। फ्यूजन ऑफ फैगोसाइटोसिस वाइस वेसिकल वेसिकल, ठीक है, वेसिकल विद लाइसोसोम, लाइसोसोम कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एंजाइम का काम होता है किसी की एक केमिकल रिएक्शन को तेज या कम करना, तेज या धीमे करना, ठीक है। तो एंजाइम का यही काम होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं, ठीक है। हमारे जो रोटी वगैरह जो पेट में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होती है, तो ऑब्वियसली वहां पर एंजाइम्स है, जैसे कि HCl हो गया, HCl एसिड कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करता है। लीवर जूस हो गया, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, क्या करती हैं? और आपके जो पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हो गया, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ब्लड में पहुंचाती है, ठीक है। और लीवर जूस होता है वो पैन के मतलब प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके का इनका काम होता है, ठीक है। लाइसोसोम का भी यहाँ पर काम है, जो सब्सटेंस यहाँ पर आया है उसको लेकर आना और उसको तोड़ना, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। और ये क्या है? गोल्गी apparatus है। यहाँ पर लेकर आना, यहाँ पर स्टोर करवाना, फिर उसके बाद जितना भी मलबा बचता है, ठीक है, डिफंक्ट मलबा बचता है, जैसे कि यहाँ पर स्टोर सेल में ये माइटोकॉन्ड्रियन है, माइटोकॉन्ड्रियन यानी माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम मतलब प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है बाहर की साइड, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ डेब्रिस। समझ में आपको बात? ये लाइसोसोम का वर्क होता है पूरा का पूरा, ये लाइसोसोम का वर्क होता है, डाइजेस्ट करना, इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं परफॉर्म करना, लाइसोसोम का वर्क है, ठीक है। चले आगे, चलिए। The main features of the lysosome are as follows: membranous sac budded, मतलब बड की तरह होते हैं एक तरीके से। ये हो गया पूरी की पूरी हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी apparatus नहीं, क्या होता है, हाँ, ER,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ये इस तरीके से बर्ड की तरह चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें काम कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। अब ये एक सिंगल सेल में हंड्रेड्स की तादाद में हो सकते हैं। इनमें काफी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो मटेरियल्स हैं वो, हाँ ये तो मैंने बता दिया। लाइसोसोम आर कॉल्ड एट सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इनमें एंजाइम जो पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करते हैं सेल्स के खुद के मटेरियल को भी, ठीक है। जब सेल डैमेज होता है, ठीक है, उसको रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहीं से तो सारी चीजें चीजें निकल कर जा रही हैं। अब देखिए प्रोटीन वगैरह आ रही है, उसको सिंथेसाइज करना है, मटेरियल जो आ रहा है, मोटे मोटे जो सब्सटेंसेस हैं उसको सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइज होने के बाद उसे सही जगह पर पहुंचाने का काम किसका होता है? किसका होता है? आप मुझे बताइए। मैंने बताया था आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। किसका काम होता है? उसको डेस्टिनी के पास, सही डेस्टिनी के पास लेकर जाना, सिंथेसाइज होने के बाद, ठीक है। अब जैसे कि पैनक्रियाज होगा, पैनक्रियाज इंसुलिन निकालता है, इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन से हमारी बॉडी में जो है, जो ग्लूकोज है उसको भागों में तोड़ा जाता है, उसके बाद वो ब्लड में सर्कुलेट करता है, और ब्लड में वेसल्स होती हैं, और काफी सारी छोटी छोटी जो नसें भी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ उनमें भी वो कहीं ना कहीं पहुंचाता है, और उसके बाद पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं सर्कुलेट करवाता, तभी तो हम चल फिर पाते हैं ना, ग्लूकोज। अब वो जो ग्लूकोज है वो बड़े बड़े सब्सटेंस में भी जाता है, तो सेल्स उनको बड़े बड़े सब्सटेंस में भी अडॉप्ट करते हैं, और छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स में भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज होती है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसमें मिटो देता हूँ इसको। यार स्ट्रोक वाला ही सही रहता है, कम से कम सारा एक गैली तो मिट जा। ना समझे भाई, क्या कह रहा मैं? ला तो लाई से मिटो दूं भाई, तुम्हारी तो कृपा ही है। लाओ जी, मैंने मिटो दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंटरसेलुलर डाइजेशन बाय लाइसोसोम हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ द सेल बाय डाइजेस्टिंग फूड, फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ताकि सेल में जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो अच्छे से बनी रहे, ठीक है, अच्छे से बनी रहे, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर नाउ, ये जो गोल्गी एपरेटस है वो बाहर से भी कनेक्टेड है और सेल के न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड है। और यहाँ पर देखिए स्मूथ है ये गोल्गी एपरेटस, यहाँ सॉरी ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये रफ है। और ये कनेक्टेड होते हैं बाहर से भी अंदर से भी, ठीक है। इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब सेल के बाहर से अगर कोई भी, जैसे कि वॉक्यूल है सेल के, ठीक है, यहाँ से कोई भी अगर खाने पीने का पदार्थ आ रहा है, प्रोटीन वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी हम खाते पीते हैं वो सब हमारे पेट में वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टमक में, उनको सबको तोड़ने ताड़ने के बाद जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स बचते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल जितने भी बचते हैं, उन सबको वो सब सेल्स के पास से तो जाते हैं, एंड सेल्स खुद भी डाइजेस्ट करते हैं, और वहां पर लाइबोसोम राइबोसोम काम करता है, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर, हेल्प इन डिफेंस ऑफ बाय डाइजेस्टिंग जर्म्स, जर्म्स वगैरह को भी डाइजेस्ट करता है, इन वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ द सेल, जो डैमेज मटेरियल होता है उसको बाहर लेकर जाता है सेल के। एनर्जी प्रोवाइड करता है, जब भी सेल को भूख लगती है उस समय एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्म सेल हेल्प स्पर्म सेल इन एंटरिंग द एग बाय ब्रेकिंग थ्रू द एग मेम्ब्रेन, जो ओवम होती है, ओवम होता है ओवरीज जिसको हम बोलते हैं, ओवरीज में से ओवम निकलता है, ठीक है। और टेस्टिस में से, टेस्टिकल्स में से स्पर्म जनरेट होते हैं। तो जब स्पर्म ओवल ओवम के पास जाता है ना, तो उसकी जो मेम्ब्रेन को ब्रेक ब्रेक करने के लिए जो एक्रोसोम होता है वो कहीं ना कहीं सब्सटेंस रिलीज करता है अंदर जाने के बाद, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है इन सारी चीजों में एंटर करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो मेम्ब्रेन है ओवम की उसको कहीं ना कहीं क्या करने में, ब्रेक करने में, ठीक है। In plant cells, mature xylem cells lose all the cellular content by the lysosome activities. Plant cell जो mature xylem cells होती है ना, उसमें जितने भी सेलुलर कंटेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं लाइसोसोम की एक्टिविटी का, क्योंकि यहाँ पर ये डाइजेशन करता रहता है, ठीक है। व्हेन सेल्स आर ओल्ड और डिजीज और इंजर्ड, लाइसोसोम अटैक करता है उनके ऑर्गेनल्स पर और उनको डाइजेस्ट कर देता है। तो एक तरीके से ये ऑटोफेजिक है, मतलब खुद ब खुद काम करता है, ये खुद ब खुद काम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अब पैरिजोसोम की बात कर लेते हैं, जो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में पाया जाता है। ग्रांट लीफ में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, इन द ग्रीन लीफ ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, हायर प्लांट की ग्रीन लीफ में पाया जाता है। अब ये ऑक्सीडेशन में काम करता है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन का ही तो काम है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide, हाइड्रोजन
HO हाइड्रोजन peroxide, ठीक है। दे ऑफन कंटेन सेंट्रल कोर क्रिस्टलाइन मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियोइड, बात दिखाऊंगा मैं अभी। और इनका जो साइज होता है, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन एंड लाइसोसोम, इतना ही साइज होता है। दे ये जो ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और ये कहीं ना कहीं फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट सेल में लगे रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस वाली होती है प्रोसेस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। और जो फैट होता है, मेटाबॉलिज्म, ब्रिंग अबाउट फैट मेटाबॉलिज्म इन सेल्स, सेल्स में जो फैट होता है उनको मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये है पैरिजोसोम। यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन कोर हो गया इनका, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और इनकी जो लिपिड की बाइलेयर हो गई, ठीक है। ये होती है पैरिजोसोम। नाउ पैरिजोसोम आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। पैरिजोसोम, ये आपका पैरिजोसोम, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये है पैरिजोसोम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी। अब जी ये जो ग्लाइकोक्सी ग्लाइकोसोम है, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होता है पैरिजोसोम से। ये इन द सेल ऑफ यीस्ट एंड सर्टेन फंगी में पाया जाता है। ऑयल रिच सीड प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि आपका मस्टर्ड हो गया, आपका जो आमंड्स हो गए, आपके जो केशरी हो गए, ठीक है। और आपके जो है जो एक और होता है ना, ग्राउंड नट्स हो गए, जैसे मूंगफली वगैरह। इनमें जो है एंजाइम होते हैं, फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन पैदा होने के समय, ठीक है, जब प्लांट जन्म ले रहा होता, उग रहा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे जो ऑर्गेनल्स आते हैं सेल के अंदर, वो आते हैं सीलियर फ्लैजेला। सीलियर फ्लैजेला कहीं ना कहीं मूवमेंट में मोटाइल ऑर्गेनल होते हैं ये, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सेल की मूवमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। आई नो सेल डजंट मूव बट इट मूव्स अ लिटिल बिट, ठीक है। दैट इज व्हाई अ सेल ऑलवेज हैव अ सीलिया और फ्लैजेला, जैसे कि ये सीलिया, सीलियम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी काम होता है, ठीक है। अब ये सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम और यूगेलेना, ये वाटर में स्विम करते हैं, तो सीली और फ्लैजेला इनकी मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में, जो कि मैंने आपको जो है ना शुरुआती चैप्टर जब पढ़ाए थे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कहीं ना कहीं सीली और फ्लैजेला पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सम लिविंग टिश्यूज होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, उनमें सीलिया पाया जाता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक करंट को क्रिएट करते हैं जो फ्लूइड में होती है, और एक जगह से दूसरी जगह में जाने में मूव करती है। वो जो उस फ्लूइड में मूव करने के लिए सीली और फ्लैजेला तो कहीं ना कहीं जब वो ऊपर नीचे ऐसे मूव करेंगे तभी तो आगे मूवमेंट होगी, ठीक है। सीलिया बीट लाइक, हाँ, विंड पाइप, हाँ, पुश थ्रू आउट म्यूकस एंड डस्ट पार्टिकल, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब सीलिया बीट लाइक टाइनी ओव्स एंड पैडल्स, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। बोथ आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, एक्सपैंड भी हो सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूब्यूलिन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे छोटे माइक्रोट्यूब होती हैं, उसमें उसके फॉर्म में बनी होती हैं, ठीक है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल भी होती हैं, एक्सपैंड, और क्या नाम है, ये एक्सपैंड भी हो सकती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल यानी सिकुड़ना, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ये 9 और 2 की होती है, ठीक है। दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और 9 ड्यूप्लेट सेट ऑफ सराउंडिंग दम होता है, जो कि इनको सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। दिखाता हूँ, ये देखिए, तीन 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 तीन, ठीक है, दो होती हैं ये, सेंट्रियोल्स बोलते हैं इनको, सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए माइक्रोन्यूल्स और मैक्रोन्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल, ओरल ग्रूव, फूड वोक्यूल, एनल पोर जहां से निकालते हैं, साइटोप्लाज्म, सीलिया, ठीक है। ये पैरामीशियम, सॉरी यूगिलिना नीचे वाला पैरामीशियम था, ठीक है। ईआर इसमें ही पाया जाता है, न्यूक्लियस इसमें ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियन इसमें भी है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर हो गया, स्टिग्मा, ठीक है। और ये फोटो रिसेप्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल हो गया, गोल्गी apparatus, फ्लैजेलम, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये कुछ लिख रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं खुद, ठीक है। फ्लैजेला और सीलिया के बीच में डिफरेंस। अब सेंट्रियोल की बात करते हैं, सेंट्रियोल की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं सारे सेल में पाए जाते हैं। इनका जो साइज होता है वो 0.5 से म्यूकोमीटर इन लेंथ होता है, विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं ये, ठीक है। और
ये हमेशा न्यूक्लियस के आउटसाइड ही मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। दे ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। ईच सेट हैज थ्री ट्यूब्यूल्स अरेंज इन डेफिनेट एंगल, ठीक है। डेफिनेट एंगल में ये लगे होते हैं। तो ये जो पिक्चर है ना, ये सेंट्रियोल्स की है, ठीक है। ये सीलिया और फ्लैजेला की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मगर होते सीलिया और फ्लैजेला इसी की तरह है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। इट हैज डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। देयरफॉर इनका जो सेल्फ डुप्लीकेटिंग का सब्सटेंस होता है, लाइक खुद ही ये डबल होते रहते हैं। अगर एक मरता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ठीक है। ओरिजिनेशन, दे गिव ओरिजिनेट टू द माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक एक तरीके की सेल डिवीजन प्रोसेस है जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, और ये सेल डिवीजन के दौरान ही हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब बेसल बॉडी दीज स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू, जैसे कि सेंट्रियोल होती हैं तो उनमें भी एक बेसल बॉडी होती है, जैसे कि ये वाले। मान लीजिए ये सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल है, तो इसकी ये बेसल बॉडी होती है, ये वाली, ठीक है, जिस पर ये अटैच होते हैं, ठीक है। Basal body, they have same nine set of triplet organizations in the centriole. Cilia and flagella appear to arise from the basal body. Cilia और flagella हमेशा यहीं से arise होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ठीक है। एक तरीके की यही वाली स्ट्रक्चर है ये, समझ गए। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक हेरिडिटरी ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी में हमारे कहीं ना कहीं डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं। वी हैव सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर मॉम एंड फादर, एंड वी समवेयर सिमिलर टू आवर uncle and auntie as well, uncle as well, and we are somewhere similar to as somewhere similar to our मामू जो होते हैं हमारे दादा दादी। तो उनसे हमारे जो ना कहीं करेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं, ठीक है। हाउ बिकॉज वी कैरी सर्टेन काइंड ऑफ करेक्टरिस्टिक जो हेरिडिटरी है, वंशानुगत हमारे पास चलती हुई आती है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज हैव दैट समवेयर वी हैव अ सिमिलर नोज टू आवर मामू, ठीक है। तो ऐसी चीजें, सिमिलर चीजें चल रही होती हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें किस में होती हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में होती है। अब न्यूक्लियस कहाँ पर रखेगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमेटाइन पाए जाने वाला एक सब्सटेंस होता है, डार्क और लाइट, ठीक है। वो उसी को हम डीएनए बोलते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि जिसमें कहीं ना कहीं हमारी जेनेटिक जो चीजें होती हैं वो पाई जाती हैं। अब साइंटिस्ट ने ये कैसे पता लगा, भाई साहब वो कलाकार आदमी है, ठीक है। वंस यू आर इनटू द बायोटेक्नोलॉजी काइंड ऑफ फील्ड, then you will be having this particular knowledge that how can we calculate that this hereditary or we are similar to, and हमारा जो डीएनए वो मैच कर रहा है, उसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। नहीं हाँ, डीएनए मैच करना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एक प्रोग्राम चला था जिससे हम कहीं ना कहीं डीएनए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस में हेरिडिटरी ऑर्गेनल होता है, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है जिसे हम आंखों से अपनी मतलब आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। एक तरीके के स्टेल डीपली मतलब गहरे कलर का होता है और अलग से ही दिख जाता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब मोस्टली वन इन ईच सेल, अब किसी किसी में ये काफी सारे भी होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। डबल लेयर होता है, डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, फाइन न्यूक्लियर पोर होते हैं, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्लाज्म में पाया जाता है, जिसमें क्रोमेटिन का नेटवर्क होता है, और न्यूक्लियोस पाया जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो सेल को कहीं ना कहीं आसानी से काम करवाना, मेंटेन द वर्किंग ऑर्डर ऑफ द सेल, ठीक है। सारी चीजों को आसानी से करवाना, एक दूसरे से मैच करवाना, कोऑर्डिनेट करवाना आपस में ऑर्गेनिल का अगर कुछ सेल में रिपेयर का काम आता है तो उसको भाई जल्दी से जल्दी रेटिफाई करना, ठीक है। डायरेक्ट सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना और जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करना, ठीक है, जिसे हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट करना जो प्रोडक्शन में मियोसिस मियोगैमेट, जिसे हम मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है, मियोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर जो ना जो माइक्रो मियोस्पोर है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाते हैं अनदर जो डॉटर सेल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल स्ट्रक्चर होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें राइबोसोम अटैच होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पर, जिनका काम होता है सिंथेसिस करना, ठीक है। इसलिए इसको रफ मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, रफ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो पोर होते हैं वो कहीं ना कहीं जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको आना जाना रखते हैं, ताकि जो सेल में सिंथेसिस है और एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम आप आसानी से काम करता रहे, ठीक है।
और हेरिडिटरी मटेरियल होता है इसमें, ठीक है, जो पूरे के पूरे भाग में कहीं ना कहीं इधर उधर फैला हुआ होता है। क्रोमेटाइन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ये पाए जाते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कैरियोलिम्फ बोलते हैं इसको या फिर न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं, जो कि प्रोटीन में रिच होता है। कैरियोलिम्फ जो होता है ये फाइब्रिल होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसको हम क्रोमेटिन फिब्रिल बोलते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कंटेंस हो जाता है फ्रॉम डिस्टिंक्ट बॉडीज, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये एक गहरे कलर का होता है, गहरे कलर के क्रोमोसोम होते हैं, दो रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें हम हेटेरोक्रोमेटाइन बोलते हैं जो डार्क कलर का होता है, और एक यूक्रोमेटाइन बोलते हैं जिसे हम लाइट कलर का देख सकते हैं। मैं आपको ये देख रहे हैं ना, आपको कभी दिखाऊंगा। हेटेरोक्रोमेटाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, और जेनेटिकली लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस एक्टिव होता है। और जो यूक्रोमेटाइन जो कि हाईली हाईली अनकॉइल्ड डीएनए होता है, ठीक है, जिसे हम जेनेटिकली एक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियर लैमिना एक तरीके से ये जो ना स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है न्यूक्लियस को, ठीक है। अब ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हेटेरोक्रोमेटाइन है जो डार्क कलर का आप देख सकते हैं, यूक्रोमेटाइन है ये वाला, ये हाई रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, डीएनए बोलते हैं इनको। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाली होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर यहाँ से होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, आने जाने का, ठीक है, जहाँ से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आते हैं, माइक्रो सब्सटेंसेस, ठीक है। ये चीजें आप समझ जाइए बस। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड इन ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली अगर 46 ह्यूमन में पाए जाते हैं, सबके अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन में ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसी मैनर में डिवाइड होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल मैनर में। अब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस इसमें अंदर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा मगर यहाँ पर दिखेगा अब आपको, ये दिख रहा, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है पूरा का पूरा, डार्क कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर। न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, स्फेरॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है, यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है, एक्सेप्ट इन स्पर्म, स्पर्म में ये नहीं होती है मगर सम एल्गी में ये पाई जाती है। नंबर जो है वेरी करते हैं, कुछ से भी कुछ ज्यादा तक भी हो सकते हैं, और एक तरीके से हम इसे डार्क कलर का देख सकते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए होते हैं और प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। इसमें आरएनए स्टोर करा जाता है और प्रोटीन स्टोर करा जाता है। ये डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, सेल साइकिल, और उसके बाद दोबारा से रीअपियर होता है जब टेलोफेज चलता है, ठीक है, और जब न्यूली डॉटर सेल प्रोड्यूस होनी होती हैं। अब ये रेगुलेट करता है सिंथेटिक एक्टिविटी को न्यूक्लियस की, ठीक है, कहा क्या क्या सिंथेसिस होना है, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन देना होता है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। न्यूक्लियस दस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इक्वल टू द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला। आप देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, देखिए सेल में कुछ मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, वाटर विथ यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आप ये जानते हैं कि जो सबसे पहली जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द वाटर ओनली, ठीक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये साइटोप्लाज्म का और प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। इट इज अ मीडियम इन विच अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म में अदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अदर जो साइटोप्लाज्मिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब उसमें ब्लूइश लाइक सब्सटेंस होता है, उसमें काफी सारे ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपरेटस वगैरह पाए जाते हैं, तो वहां पर सारी सारी रिएक्शन चल रही होती है, तो उसमें भी तो थोड़ा बहुत वाटर होता होगा ना। यूनिवर्सली सॉल्वेंट होता है जिसमें कुछ चीजें मिल भी जाती हैं और कुछ चीजें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाती हैं, ठीक है। टर्जिडिटी ऑफ द सेल, लाइक टर्जिडिटी क्या होती है ये आपको बताता हूँ। एक तरीके से जब पानी ज्यादा मात्रा में हो जाता है ना किसी सेल में, तो सेल जो है ना फूले हुए दिखने लग जाते हैं, ठीक है, पत्ते कभी भी फूल जाती हैं। जैसे कि अगर हमारी एक त्वचा है उसका थोड़ा सा टिश्यू अगर हम काट कर पानी में डाल देंगे तो वो फूल जाए, खाल फूल जाएगी। तो एक तरीके से वो पानी ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरीके से फूलने के लिए, ठीक है। अब देखिए अदर एलिमेंट्स जो नेसेसरी हैं लाइफ के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, बोरोन, सिलिकॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इनकी, और ये कहीं ना कहीं लाइफ की फंक्शनिंग में काम करते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, एज अ को फैक्टर ऑफ एंजाइम पार्टिसिपेट इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ अ सेल, जैसे जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल जैसे कि आयरन, कॉपर, मोल्बिडियम, मोलिबेडेनम, जिंक और बोरोन, ठीक है। तो और ये सोडियम नहीं, सोडियम
हाँ, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये हो गए जो कहीं ना कहीं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम करते हैं, कैटायन आयन की तरह, ठीक है, एनर्जी की तरह, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल, प्रेजेंट एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सेल में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। कैल्शियम हो गया, प्लांट सेल में काम करता है। और आपका जी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना रोल डिफाइंड है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू नो दी कि क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूडेड है। हमारे शरीर में अगर सेल काम करता है, कोई भी चीज काम कर रही है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनका काम क्या होता है, कौन कौन से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट कंपोस्ट बना हुआ होता है CHO से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर हो गया, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अब मोनोसेक्राइड का जो फॉर्मूला होता है CH2O, ये बना हुआ होता है। अब इसको अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर इसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो इसको पॉलीसैकेराइड बोल देंगे। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यूनिट जॉइंट टुगेदर डाइसैकेराइड बन जाता है। और मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, जिसे हम स्टार्च और सेलुलोज भी बोल देते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर व्हिच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज इन प्लांट सेल, सेलुलोज के फॉर्म में अकर होता है प्लांट सेल्स में। और एनिमल्स में इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया में यही स्टोर होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। एक तरीके से इंपोर्टेंट स्टोरेज फॉर्म इन द प्लांट स्टार्च इन एनी एनिमल इन ग्लाइकोजन, ग्लाई एनिमल में ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड एज 5 कार्बन शुगर, ठीक है, राइबोज इन राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो एंड DNA, ठीक है। अमीनो एसिड जो होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर की जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है, अटैच होता है अमीनो एसिड ग्रुप से, जैसे कि NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ठीक है, CO2H, ठीक है, वन हाइड्रोजन एंड वन साइड ग्रुप होते हैं। प्लांट हैव द एबिलिटी टू यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उन्हें ऑक्सीजन से मतलब एटमोस्फेयर से मिल जाती है, और प्लांट मतलब जो जमीन से भी लेते हैं, सॉइल से भी ले लेते हैं, ठीक है। और ये सिंथेसाइज करते हैं अमीनो एसिड को, ताकि वो रेस्पिरेट कर सके और खाना बना सके अपने लिए, ठीक है। 20 डिफरेंट साइड ग्रुप होते हैं और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इन एनिमल प्रिंसिपल सोर्स ऑफ अमीनो एसिड जो है वो प्लांट से ही और एनिमल से प्रोवाइड करा जाता है। जब हम एनिमल जो होते हैं, एनिमल हम एनिमल ग्रुप में तो होता है, एनिमल किंगडम में आते हैं, तो हम भी तो कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल खाते हैं, तो वहां से हमें अमीनो एसिड मिल जाते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको बात? चले आगे, चलिए। प्रोटीन, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनी होती है, ठीक है। ये इंटीग्रल पार्ट होती है मेम्ब्रेन का, कहीं ना कहीं सारी सारी चीजें जो है प्रोटीन से ही बनी हुई होती हैं आज के समय, मतलब पूरी पूरी चीजें। अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड जो है एक तरीके से हम बोले तो एक ग्रुप ऑफ और चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है, चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो न्यूमरस सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर, द प्रोटीन कैन हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। व्हेन प्रोटीन एग्जिस्ट विद अदर मॉलिक्यूल दे आर नोन एज कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। जब प्रोटीन एक दूसरे से मिलती हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उनका नाम भी अलग अलग होता है। ये पढ़ेंगे हम आगे चलकर, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। अब इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या होता है, एक तरीके से एक एंजाइम का काम करती है। एंजाइम का काम क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन को तेज या मंदा करना। ES जिसके भी पीछे लग गया वो एंजाइम है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन, हाँ ये तो आपको पता ही दिया। सिंथेसिस करते हैं डीएनए को, डीएनए रेगुलेट करता है। जो डीएनए के अंदर काम चल रहे होते हैं ना, उसकी जो पूरी पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करा जाता है प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। प्रोटीन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एक तरीके से न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको वो रेगुलेट करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को। प्रोटीन कहाँ से आते हैं, जो भी हम सब्सटेंसेस खाते हैं, तो वहां से वो लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल में जाते हैं, सेल के अंदर एंटर करते हैं और उनको सिंथेसाइज लाइसोसोम करते हैं, राइबोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन वहां पर भी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें दो प्रकार के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक तरीके से लॉन्ग पॉलीमर रिएक्शन चेन चेन होती है ये, न्यूक्लियोटाइड जिसे हम बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई। जैसे कि प्यूरिन जो होती है वो एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, और प्राइमरीन जो होते हैं वो थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ये डीएनए के स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, एक्सेप्ट वायरसेस जिसमें आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, हाँ ये तो ये है, टीआरएनए, जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल काम करता है ये वायरसेस में, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस में, ठीक है।
ईच न्यूक्लियोटाइड हैज पेंटोज शुगर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर एक तरीके से जिससे ये अटैच होती हैं, सारी की सारी जिससे ये अटैच होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए हैज वन ऑक्सीजन लेस इन इट्स शुगर मॉलिक्यूल, देखिए डीएनए की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। ये देखिए आरएनए वन वो होता है, क्या नाम है, सिंगल हेलिकल, सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल चेन होती है इसकी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लिक बेस है यहाँ पर, ये साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, यहाँ पर देख सकते हैं साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, ठीक है। अब ये थाइमिन आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये एडेनिन, हमेशा थाइमिन एडेनिन के साथ ही पेयर होगा, ठीक है, और गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन हाँ साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे आगे हम जब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, देन आई विल बी टीचिंग यू मोर अबाउट द डीएनए और आरएनए के बारे में भी, ठीक है। लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोज ऑफ किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, इसमें ऑक्सीजन वेरी लेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यू टू दियर लो ऑक्सीजन कंटेंट, हायर मेंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, they store high amount of energy and release more energy during their oxidation, lipids सबसे ज्यादा स्टोर करते हैं ये, ठीक है। और a molecule of fat can yield twice as much energy as from carbohydrate, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स ही होते हैं ये, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दे आर सिंथेसाइज फ्रॉम, कहाँ से बनते हैं, फैटी एसिड से बनते हैं, जिसे हम ग्लाइसरॉल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लिपिड्स आर कॉल्ड ग्लाइसराइड्स, ठीक है, एक तरीके से ग्लूकोज लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लिपिड्स होते हैं, फैट कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जनरली कंसीडर जो फैटी एसिड होते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो होते हैं फैट, जो कहीं ना कहीं फूड इन प्लांट बेस्ड, ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं एंड कैन नॉट कॉज एनीथिंग लाइक एनी डिजीज एंड ऑल, ठीक है। मगर सैचुरेटेड फैट जो है वो कहीं ना कहीं मीट वगैरह से प्रोड्यूस करा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, पाम ऑयल, कोकोनट वगैरह से कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा शरीर के लिए हाँ लाभदायक नहीं है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, गूगल पर, गूगल सर्च कर लीजिए। फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दोज दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल्स, ठीक है, ऑयल ये वाले होते हैं, पाम ऑयल नहीं होता, ठीक है, पाम ऑयल जो है जम जाता है, ठीक है। अब विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कहीं ना कहीं एनिमल की डाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। क्लासिफाइड करी जाती है सोलेबल और नॉन सोलेबल, ठीक है, जो वाटर सोलेबल होते हैं विटामिन बी होती है, एरोबिक एसिड जो विटामिन सी होती है, और फैट सोलेबल विटामिन होती है ए डी ई के, ठीक है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन जो है प्लांट से हमें मिलती हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है एनिमल की डाइट के लिए, हमारी डाइट के लिए, ठीक है। और एज एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज सच कंपोनेंट्स, ठीक है। डी डेफिशिएंसी काफी सारे रोग बना सकती है, जैसे कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी बेरी बेरी रोग बना सकती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी रोग को जन्म दे सकती है, ठीक है। विटामिन डी तो हम कहना में सूरज से ले लेते हैं, सन, जब हम सन बास्क करते हैं, ठीक है। अब प्लांट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज विटामिन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और हमारे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। विटामिन डी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सनलाइट, विटामिन के जो प्रोड्यूस होती है बैक्टीरिया से, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जो पाया जाता है। विटामिन ए जो है वो कैरेट में पाई जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसमें कैरोटीन पिगमेंट पाए जाते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं। इफ वी आर बिहेविंग लाइक अ गर्ल, सो वी हैव अ एस्ट्रोजन हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। अब इफ वी आर यू नो टेस्टोस्टेरोन, अगर हम एक लड़की की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डक्टलेस ग्लैंड होती है जहां से प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ऑल बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एक्टिविटीज को ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स में भी प्रोटीन और पेप्टाइड एंड स्टेरॉइड। In plant hormone are generally produced in metabolic activities cell control the vegetative and reproductive growth of the entire plant. एल्कलॉइड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं प्लांट भी सिंथेसाइज कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। Quinine from the Chinsona, ephedrine from and morphine from papaver species, यही यहाँ से पाए जाते हैं। अल्कलॉइड इन प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अमीनो एसिड्स। स्टेरॉइड जो होते हैं हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। एंड लिपिड कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। एंड
दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा, ये यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड होती है जो किडनी में पाई जाती है, ये वाली एड्रेनल ग्लैंड होती है, ग्लैंड होती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो है वो यहाँ से बनती है, एस्ट्रोजन ओवरीज से बनती है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल्स से बनती है। मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड्स एक्ट एज अ लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन की बॉडी में भी इंजेक्ट करे जाते हैं, आर्टिफिशियली भी तो इंजेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट 2 वीडियोस और आएंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या काम है, और सेल्स में जो अदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनका क्या काम है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं, डिवीजन पढ़ने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। वेयर आई विल बी टीचिंग यू द डिवीजन ऑफ द सेल, हाउ सेल डिवाइड्स एंड हाउ इट रिएक्ट्स, ठीक है। क्रोमोसोम का डिवीजन कैसे होता है वगैरह वगैरह, काफी सारे फेजेस होते हैं इसमें भी, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन ज्वाइन द चैनल, ठीक है। और यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन लाइक टू द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आई रियली रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट, प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपका कोई भी सजेशन होता है ना तो आप मुझे दे सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। But I'm not getting very frequent the response from your side, but your participation really, immensely appreciated, but your participation really necessary। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ आप लोगों से। जय हिंद।